सो वेलकम टू जेड तैयारी दोस्तों। तो स्वागत करते हैं साथियों आपका। इस बार जो हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरी सीरीज ये चल रही है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशन थॉट से कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर याद आती है वक्त नहीं। ठीक है, मतलब वक्त कितना इंपॉर्टेंट इस चीज़ को आप समझ लो। जितने बच्चे इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, उन सबको मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आए हो, ठीक है, गवर्नमेंट आपकी पहली प्रायोरिटी है, तो हो सके तो अपना कंटेंट और अपना प्रिपरेशन ये कंप्लीट रखो, ताकि जब भी वैकेंसी आए आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ऐसा ना हो कि फिर आपको नए तरीके से फिर पढ़ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए ये मान के चलो कि हाँ पेपर हमारा कभी भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप इस चीज़ को समझो। अब इस साल क्या हो रहा है कि पेपर अचानक आ जा रहे हैं, ठीक है, डेट कुछ बता रहे हैं, ले कभी पहले रहे हैं। इससे सब क्या होता है कि कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत कम हो जाता है। कुछ लोग मेंटली परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग फिर उतने टाइम में प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो अपनी तैयारी पूरी रखो। चलो फिर फटाफट यहाँ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कह रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही, ठीक है, आपको एक अनुक्रम बताना है सही इसको, ठीक है, कि कौन कौन पहले आया। चलो अब यहाँ पर अगर देखो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है ब्रिटिश है, पोर्तुगीज। राइट आंसर सीधे हम बता देते हैं आपको, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। पोर्तुगीज पहले आए थे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रेंच। अब अगर हम साल की बात करें तो पुर्तगीज कब आए थे? 1498 में। उसके बाद अगर हम बात करें डच कब आए थे, तो डच आए थे 1602 में, और ब्रिटिश 1600 में, और उसके बाद अगर फ्रेंच की बात करें तो 1664 में। अब देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि डच तो 1602 में आया और ये 1600 में, तो पहले कौन आया? देखो पहले जो फैक्ट्री जिसने भी स्थापित किया वो पहले माना जाएगा। ठीक है, आए तो ब्रिटिश वो डच कम से कम 1500 के आसपास, कोई भी डच कंट्री से अगर आ जाएगा तो मान लिया जाएगा कि डच ब्रिटिश से पहले आए थे। ठीक है, अगर फैक्ट्री की बात करोगे तो ब्रिटिश की जो परमानेंट फैक्ट्री थी वो तो 1613 में थी। ठीक है, लेकिन जो डच की फैक्ट्री थी इसने 1605 में ही मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, तो ये रीज़न बनता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रही होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? ठीक है, सबसे पहली इनकी, तो देखो अगर डेट की बात करें तो 1503 में। कहाँ पर? कोचिन में। और कोचिन मतलब आपका केरला। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो भी फैक्ट्री थी स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 में। ठीक है, 1500 मतलब इसी ईस्वी में। अब चलो यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है वह पुर्तगाली खोजकर्ता कौन था जो भारत के लिए समुद्री मार्ग, ठीक है, खोलते हुए 1498 में भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। ठीक है, जिसने मतलब भारत के लिए एक मार्ग बना दिया, ठीक है, समुद्री मार्ग, कि वो भारत पहुंच सकते हैं हम समुद्र के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो लैंड रूट है, किसने किया? तो वास्को डिगामा। ठीक है, कब आए थे? 1498 में। ठीक है, पुर्तगाली थे ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अब देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है 16वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र पर कब्जा किया? ठीक है, कि यहाँ पर जब भी किस कहाँ के राजा को हराकर ना कौन सा पुर्तगाली शासक था जिसने वहाँ पर राज किया, तो कौन था? सबसे पहली बात तो यहाँ पर आंसर की अगर हम बात करें तो गोवा पे कैप्चर किया था सबसे पहले, और उस टाइम गोवा पे जिसने भी कैप्चर किया था उसका नाम क्या था? एल्फेंसो। ठीक है, इसको रियल फाउंडर भी कहा जाता है किसका? पुर्तगालियों का, अल्बुकर्क। ठीक है, एल्फेंसो अल्बुकर्क, एल्फोंसो द अल्बुकर्क। और कहाँ के सुल्तान? अब बीजापुर के सुल्तान को हराया था। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान को उस टाइम कौन था? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो एडिशनल चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम ईयर की बात करें तो 1510 में। ठीक है, 1510 में अल्फोंसो द अल्बुकर्क किसको हराया था? बीजापुर के सुल्तान को, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ईयर याद रखना 1510 में। ठीक है, वो बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पुर्तगालियों द्वारा भारत के लिए व्यापार मार्गों की स्थापना का प्राथमिक कारण क्या था? ठीक है, मतलब क्या रीज़न था जिस वजह से वो यहाँ पर ट्रेड करना चाहते थे? तो क्या रीज़न था? स्पेस। ठीक है, बेसिकली देखो हुआ क्या था, वास्को डिगामा, ठीक है, जैसे ही इंडिया पहुंचा, कहाँ पर पहुंचा? कालीकट पे पहुंचा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इंग्लिश में लिख रहे हैं थोड़ा। ठीक है, कालीकट पे पहुंचा, तो इनको समझ लो कालीकट पे पहुंच के इनको काली मिर्च मिल गई। ठीक है, जिसे हम पेपर बोलते हैं। अब इससे इनको कम से कम कुछ नहीं तो 60% उनको मुनाफा हुआ। ठीक है, जब इन्होंने वहाँ ले जाके बेचा, तो इसका मतलब समझ गए कि यहाँ से ट्रेड करने में बहुत फ़ायदा है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि स्पाइस ट्रेड का। बाद में सिनेमन पड़ गया आपका, ठीक है, और भी चीज़ें। ठीक है, बाद में कॉटन सिल्क ये सब का भी ट्रेड होने लगा।
लेकिन सबसे पहले कौन सा ट्रेड स्टार्ट हुआ था? स्पाइस का ट्रेड हुआ था, किसने? पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली शासन की नींव रखने का श्रेय किस पुर्तगाली, ठीक है, वायसराय को दिया जाता है? मतलब किसने नींव रखी? एक तो हो गया वास्को डी गामा आया, ठीक है, ट्रेड किया, चला गया, लेकिन किसने यहाँ पर टिक के, ठीक है, राज किया और प्लस फैक्ट्री के लिए भी मतलब जिसने मेहनत की कि हाँ यहाँ पर भैया हमारी एक फैक्ट्री होनी चाहिए, ये सब चीज़ें किसने किया? तो अभी मैंने बताया था रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? अल्फांसो दी एल्बुकर्क को बोला जाता है रियल फाउंडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेवंथ क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर 1510 से 1961 तक पुर्तगाली भारत का कैपिटल का काम किया, मुख्यालय उनका बना रहा है, हेडक्वार्टर। ठीक है, तो कौन सा अभी हमने बताया आपको? गोवा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1510 से गोवा, पहले क्या था? पहले कोचीन था, लेकिन बाद में फिर गोवा ट्रांसफर हो गया, और किसने किया था? अल्बुकर्क नहीं किया था। आप चलो यहाँ पर हम देखते हैं मुंबई में पुर्तगाली किले का क्या नाम था? ठीक है, अब देखो सीधे क्वेश्चन है पे, मुंबई का पुर्तगाली जो किला था उसका नाम था यहाँ पर फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, अब फोर्ट जॉर्ज देखो यहाँ पर राइट आंसर है फोर्ट जॉर्ज और फोर्ट सेंट जॉर्ज में, बस सेंट इससे आप थोड़ा बहुत डिफरेंस रख लेना। ये मद्रास की प्रेसिडेंसी है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, चेन्नई जिसे बोलते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्ट जॉर्ज हो जाएगा, जो फेमस गेटवे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट। ठीक है, और किसने? पुर्तगीज ने, ठीक है, फोर्ट बनाया था मुंबई में। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगाली विस्तार का विरोध करने के लिए कौन सा भारतीय शासक जाना जाता है? ठीक है, 16वीं सदी के टाइम पुर्तगालियों का विद्रोह किसने किया था, या फिर किसने इनका एक तरीके से विरोध किया था? ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय या टीपू सुल्तान या शिवाजी महाराज या रानी लक्ष्मीबाई? तो शिवाजी महाराज। ठीक है, टीपू सुल्तान तो बाद में ब्रिटिश वगैरह, ठीक है, इन सब से हुआ था। मैसूर वार जो आपने पढ़ा, एंग्लो मैसूर वार। अब चलो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1661 में, ठीक है, उस संधि का क्या नाम था जिसमें मुंबई पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दे दिया था? ठीक है, अब देखो ये एक तरीके से यहाँ पर अगर ऑप्शन देखो तो ये ट्रीटी कोई नहीं थी, ये एक तरीके से मैरिज अलायंस थी। ठीक है, जिसमें अब मैरिज अलायंस में ऐसे समझ लो जो पुर्तगीज थे, ठीक है, ये एक तरीके से लड़की वाले थे, इनकी जो एक बेटी थी जो राजकुमारी, जिसे कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा, ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा, ये, और लड़के वाले की साइड कौन सा था? ब्रिटिश थे भैया। ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से, और उसका नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय या फिर चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड। ठीक है, तो इन्होंने इनको शादी में क्या किया? जहेज के तौर पर, ठीक है, डाउरी के तौर पर मुंबई दे दिया था। ठीक है, क्योंकि फ्री में मिला था इनको भी, तो उन्होंने आराम से मुंबई को दे दिया, किसको? चार्ल्स सेकंड को। तो ट्रांसफ़र कर दिया बॉम्बे को या मुंबई को ब्रिटिश को, किसने? पुर्तगीज़ ने। कब? 1661 में। और अगर अलायंस का पूछेगा या अगर ट्रीटी भी पूछ लेगा तो मैरिज अलायंस ऑप्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जो होगा मैरिज अलायंस बिटवीन पुर्तगीज़ और ब्रिटिश। चलो ये हो गया 10th क्वेश्चन। चलो अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा तेजी से करेंगे, ये सब नॉर्मल फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि किस साल पुर्तगीज कॉलोनियल का रूल एंड हुआ था इंडिया में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1961 में एंड हो गया था। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं हम, अच्छा किस मिशन के तहत हुआ था? जिसको भी पता हो ये ऑप्शन बता देना। ठीक है, कौन सा वो आर्मी का जो मिशन था, ठीक है, जो भी जंग थी उस मिशन का नाम क्या था? ठीक है, जिसको नहीं पता होगा कमेंट करना, मैं आंसर बता दूंगा कमेंट में। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फांसो दी एल्बुकर्क ने गोवा को किसके सुल्तान से छीन लिया था? कहाँ का सुल्तान था? नाम अगर हम बताएं उस सुल्तान का जिससे एल्बुकर्क ने गोवा को छीना था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। और ये कहाँ का सुल्तान था? बीजापुर का। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर हम कि बिदेरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में, ये किनके किनके बीच हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और डच के बीच, जिसमें डच की हार हो गई थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष डचों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया? तो अपनी पहली फैक्ट्री कब डच ने स्थापित किया था? 1605 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा एकदम। चलो अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में कब आई? तो फर्स्ट टाइम कब आई भारत में? 1600 में आई। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि किस ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया था? तो सम्राट कौन था जिसके बारे में आपने पूरा सुना है, जिसने अपने दूध भी भेजे थे, ठीक है, मुगल के कोर्ट में? तो कौन है वो? किंग जेम्स फर्स्ट ने। अब चलो यहाँ पर बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक, ठीक है, फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट कहाँ स्थापित की थी?
तो पहली व्यापारिक ट्रेडिंग पोस्ट इसने कहाँ स्थापित किया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है, कहाँ पर? सूरत में। चलो अब यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। आप चलो यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द एम्बेसडर ऑफ जेम्स। अभी बोला ना कि जेम्स बॉन्ड का कौन सा एम्बेसडर था, कौन राजदूत था? ठीक है, जो इंडिया 1615 में आया था। तो देखो दो राजदूत इनके आए थे, एक तो विलियम हॉकिंस था और दूसरा सर थॉमस रो। विलियम हॉकिंस जो था 1608 या 1609 कहीं कहीं पर आता है। ठीक है, इसके हिसाब से देख लेना आप। तो इस साल आया था और जहांगीर की कोर्ट में ये भी आए थे, मगर इन्हें क्या हुआ, उसने परमिशन नहीं दी थी किसकी, फैक्ट्री रखने की। ठीक है, एक तरीके से अगर उसको दिया भी था तो उस टाइम पुर्तगीज जो थे वो नहीं चाहते, तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, कि भैया हम ही यहाँ पर रूल करेंगे, हमारा ट्रेड करने दीजिए, ब्रिटिशर्स को नहीं आने देंगे। ठीक है, तो वहां पर इनको मना कर दिया गया। लेकिन सर थॉमस रो थे 1615 में गए थे। ठीक है, और इनके जाने के टाइम पे क्या हुआ था, फिर वो राजी हो गए थे जहांगीर। ठीक है, वो राजी हो गए और वहां पर फैक्ट्री इन्होंने डाल दिया। तो सर थॉमस रो, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सर थॉमस रो। चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रख लेना, विलियम हॉकिंस को ही, ठीक है, क्या बोला गया था, इसने जहांगीर ने क्या टाइटल दिया था, क्योंकि इसकी तुर्किश थोड़ी अच्छी लैंग्वेज थी, तुर्क बोला था इसने। ठीक है, तो वहां पर इससे इंस्पायर होकर इसका इंग्लिश खान नाम रख दिया था, इसको एक टाइटल दे दिया था इंग्लिश खान, किसको, विलियम हॉकिंस को। तो ये थोड़ा इंफॉर्मेशन चीज वाली रहेगी, याद रखना, आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, आप कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी, देखो फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से किसे जाना जाता है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या सूरत को? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, मद्रास को। ठीक है, कलकत्ता को क्या होता है, फोर्ट सेंट विलियम। ठीक है, ये हो गया कलकत्ता। चलो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला स्थायी कारखाना मतलब परमानेंट फैक्ट्री, ठीक है, कब डाली थी? तो कहाँ पर डाली थी ये पूछ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही, सूरत में। और अगर कब की बात करें, कब, तो 1613 में परमानेंट फैक्ट्री डाली थी, और टेम्परेरी फैक्ट्री की अगर बात आएगी तो 1611, ये साल याद रखना, 1611 में टेम्परेरी फैक्ट्री थी और परमानेंट फैक्ट्री कब हुई थी, 1613 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1661 में हुआ जो विवाह गठबंधन था, मैरिज अलायंस, वो किसके किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुर्तगाली और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। तो 22 का यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली की तरफ से भी हमने बताया था, कौन थी, कैथरीन, और इधर इंग्लैंड की तरफ से कौन था, चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, पूरा नाम है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। ये भी हमने ऑलरेडी बता दिया है चीज़, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं क्या वीडियो को स्किप वगैरह कर देते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनका छूट जाए। ठीक है, और डाउरी में क्या दिया था पुर्तगीज ने ब्रिटिश को, बॉम्बे दे दिया था। ठीक है, 1661 में। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में, सबसे लास्ट में आई थी, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। उसके बाद अब बात करते हैं कि 1668 में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ठीक है, 1668 में पहला फ्रांसीसी कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो देखो लगभग जितने भी कारखाने स्टेब्लिश हुए थे परमानेंटली, ज़्यादातर सब सूरत में ही हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर कि कार्नेटिक वॉर्स फॉट बिटवीन, अब ये जो कार्नेटिक वॉर हुआ था ये किन के बीच हुआ था? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कितने हुए थे? 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे। ठीक है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक? तो अभी हमने बता दिया, आर्कॉट क्या है, कार्नेटिक की कैपिटल है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला कार्नेटिक युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखो एक चीज अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर थोड़ा एडिशनल चीजों को बता दें कि अगर हम बात करें यहाँ पर कार्नेटिक युद्ध की, तो जो टोटल कार्नेटिक युद्ध था वो 1744 से पूरा 63 तक लड़ा गया था। ठीक है, पूरा कार्नेटिक युद्ध की अगर बात करें हम, लेकिन इंडिविजुअली ये 3 कार्नेटिक युद्ध थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला 1746 से 48 तक गया था, या कहीं कहीं पर ये 44 भी आ जाता है। ठीक है, तो भी याद रखना एंड 48 ही में हुआ था। दूसरा 1749 से 54 तक चला था, और तीसरा तुम्हारा 17
58 से 63 तक चला था। ठीक है, तो तीनों कार्नेटिक युद्ध की बात होगी। इसमें से जो पहला और जो तीसरा कार्नेटिक युद्ध था, इसका जो कारण था वो बाहरी कारण था। ठीक है, विदेशी कारण मतलब यूरोप कंट्रीज, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस वहां पर भी लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया पर हुकूमत के लिए। ठीक है, तो जिसका असर इंडिया में देखने को मिल गया इन दोनों के बीच। लेकिन जो दूसरा कार्नेटिक युद्ध था, इसका जो रीजन था कि हैदराबाद के नवाब उस टाइम देहांत हुआ उनका, वो मरे, तो वहां पर कौन रूल करेगा, और एरकॉट पे, ठीक है, यहाँ पर कौन शासन करेगा। इसके बीच इंडियन रूलर्स के बीच आपस में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ने भी दोनों दुश्मनों का साथ दिया। ठीक है, क्योंकि इन लोग में भी राइवलरी थी, तो इस वजह से ये वाला भी युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1746 से 48 हो जाएगा, पहला कार्नेटिक युद्ध कब लड़ा गया था। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैटल के बाद ट्रीटी ऑफ एक्सला शेफल जो है वो साइन करी गई थी 1748 में। तो 1748 में देखो कौन सा युद्ध खत्म हुआ था, कार्नेटिक युद्ध खत्म हुआ था, पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध खत्म हुआ था 48 में, तो उसके बाद ही ये ट्रीटी साइन करी गई थी। लेकिन ऑप्शन में तो यहाँ पर है नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, जिसे बैटल ऑफ अदयार भी बोला जाता है, बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो सही हो जाएगा। तो उसके बाद अब देखो यहाँ कह रहा है कि कौन सी ट्रीटी 1754 में साइन करी गई थी, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वार। एंग्लो फ्रेंच वार मतलब भी आपका कार्नेटिक युद्ध होता है। ठीक है, कार्नेटिक युद्ध होगा, एंग्लो मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच, तो इन्हीं के बीच हुई थी। तो दूसरा वाला जो था, उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ पोंडिचेरी। ठीक है, अच्छा देखो इतनी ट्रीटी से सबको समझ लेते हैं बारी बारी, क्योंकि एग्जाम में ट्रीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन सी ट्रीटी किस वार के बाद साइन करी गई थी, तो यहाँ पर तो चलो राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ आपकी जो इलाहाबाद है, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद साइन हुई थी। मतलब ये 65 में साइन हुई थी, 1765 में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में युद्ध हुआ था। ठीक है, चलो ये भी देख लेते किस के बीच हुआ था। तो मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, और साथ में कौन था इनके, शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला ये कहाँ से थे, ये आपके अवध के नवाब थे। ठीक है, उसके बाद और कौन था इनके साथ, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ठीक है, ये मुगल का रूलर था। ठीक है, ये तीनों मिलकर किससे लड़े थे, वर्सेस किससे हुआ था, ब्रिटिश का कौन, हेक्टर मुनरो से। ठीक है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, जिसमें से ये हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर्स जीत गए थे। चलो अब ट्रीटी ऑफ एक्सला शेफल अभी बताया, पहले कार्नेटिक युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, इसमें तो पहला कार्नेटिक युद्ध के बाद ये ट्रीटी हुई थी। और ट्रीटी ऑफ जो पेरिस है आपकी, अब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस कब साइन हुई थी, तो ये हुई थी बैटल ऑफ वेंडिवाश के बाद। ठीक है, बैटल ऑफ वेंडिवाश के बाद जब खत्म हुई थी तब पेरिस की ट्रीटी साइन हुई थी। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किस बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, इसको अच्छे से समझना। चलो अब यहाँ पर देखते हैं हम, कह रहा है कि वेंडिवाश का प्रसिद्ध लड़ाई 1760 में जो हुई थी अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ी गई थी, तो ब्रिटिश से ज्यादातर लड़ाई उस टाइम किससे हो रही थी, फ्रेंच से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। अब बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, राइट आंसर। अब किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला। ठीक है, अब ये सिराजुद्दौला कौन थे, ठीक है, ये नवाब, बंगाल के नवाब थे ये, और वर्सेज किससे हो गई थी यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, इसको अच्छे से आप याद रखना। चलो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम तेरा हु वाज द ब्रिटिश कमांडर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर कौन ब्रिटिश कमांडर था, तो अभी बताया कौन, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा एक चीज देखना, इसी में अब ये रॉबर्ट क्लाइव जीता क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो सिराजुद्दौला थे, ठीक है, इनका जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर कमांडर इन चीफ था, वो इन्हें धोखा दे दिया था, क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने उससे बोला कि अगर ये सिराजुद्दौला मर जाएंगे तो तुम्हें हम बंगाल का नया नवाब घोषित कर देंगे। इस वजह से इसने अपनी पूरी फौज को लड़ने ही नहीं दिया था, और सिराजुद्दौला को लगा अगर लड़ेंगे, मैदान में उन्हें नवाज दिया और ये अनसुना कर दिया कि हमें तो नवाब बनना है। तो इस वजह से इनकी डेथ हो गई, हार गए, मार दिए गए। और मीर जाफर भी बाद में पछताए चल के ये भी, ठीक है, लेकिन तब तक के लिए तो चलो धोखा तो दे दिया। तो इसे गद्दारे हिंद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गद्दारे हिंद। ये चंद पैसों के लिए और कुर्सी के चक्कर में इसने गद्दारी कर दी, जो हमेशा से तो वो आ रहा है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, देखो सारी चीजें ऑलरेडी बता दिया है। सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला कब के टाइम पे था, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे था। ठीक है, तो याद रखना मीर जाफर गद्दार है को अली वर्दी खान सिराजुद्दौला के बाद आए थे।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑल्सो नोन एज गद्दार हिंद। अभी बताया था वो ब्रिटिश सिराजुद्दौला। फटाफट कर ले जाओगे मीर जाफर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि किस ईयर में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी, 1764 में। देखो हमें भी नहीं याद है कि क्वेश्चन सब इंक्लूड किया था कि नहीं, लेकिन किया तो था। लेकिन इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आपको सब हम दे देंगे, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाकर। हु आर द मेजर पार्टिसिपेंट इन द बैटल ऑफ बक्सर। अभी बताया था बैटल ऑफ बक्सर में मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन थे, ठीक है। तो ब्रिटिश एंड मुगल अंपायर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो जाए, क्योंकि मुगल देखो फॉर्म में था, ज़्यादा बड़ी एक तरीके से अंपायर थी, इस वजह से इसका ज़्यादा नाम आता है। वरना नवाब अवध के और बंगाल के दोनों के साथ में थे। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर नवाब ऑफ बंगाल कौन था, तो मीर कासिम था। अभी हमने बताया आपको, ठीक है। शुजाउद्दौला कहाँ के थे, अवध के थे, ठीक है। शुजाउद्दौला अगर कहाँ का नवाब था तो ये अवध के नवाब थे, ठीक है। ये भी पार्टिसिपेट किए थे। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि किस ब्रिटिश जनरल ने बक्सर की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किसने, हेक्टर मुनरो ने। बक्सर के युद्ध कौन लड़वाए थे ब्रिटिश की तरफ से, हेक्टर मुनरो। 38 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं कि विच ट्रीटी वाज साइन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें यह हुआ था कि ब्रिटिश को बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा भी मिल गया था, ठीक है। बिहार और उड़ीसा भी जुड़ गया था। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ पर जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 का बी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब यहाँ पर देखो बात करते हैं हु एस्टेब्लिश डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब देखो बैटल ऑफ बक्सर के बाद डुअल गवर्नमेंट किसने एस्टेब्लिश किया 1765 में, तो किसने एस्टेब्लिश किया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि अब बंगाल पर, ठीक है, इनका भी शासन होगा, ब्रिटिश का भी, ठीक है, और इधर जो नवाब है इनका भी, दोनों मिलकर अब चलाएंगे बंगाल को। मतलब अभी तो ये इनको रखे हैं साथ में, बाद में इनको छटका भी देगा कौन, आगे अगर क्वेश्चन होगा तो अभी दिखाते हैं, वैसे नहीं है। वैरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था 1772 में, और सीधे बोल दिया था कि पूरे बंगाल पर राज किसका होगा, ब्रिटिश का ही राज होगा, ठीक है। देखो डुअल वाले में क्या हुआ था, जब डुअल गवर्नमेंट हुई थी बंगाल में तो इनको दीवानी दे दी गई थी। दीवानी मतलब ये उस वाली दीवानी का नहीं समझ लेना। दीवानी मतलब ये कि अब जो टैक्स कलेक्शन होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, ये सब जो कलेक्ट करने का काम होगा, पूरी डिटेलिंग होगी, कहाँ से कितना मिलना है, ये सब ब्रिटिश करेगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हटा दिया गया वैरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश दोनों चीज़ कंट्रोल करेगी, दीवानी भी और निज़ाम भी। निज़ाम मतलब वही कोर्ट कचहरी, मसला जुरिस्डिक्शन वगैरह, ये सब चीज़ कि यहाँ जो भी इंसाफ देना होगा, जो भी केस वगैरह होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें भी कौन देखेगा, ब्रिटिश देखेंगे। मतलब एक तरीके से पूरा उस स्टेट पर ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया था। बाकी जो भी सब इनके पपेट बन के रह गए थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है। तो इस हिसाब से तो उन्होंने चाल चली थी। कभी एक वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर पूरा कि कैसे ब्रिटिश का आगमन इंडिया में हुआ, कैसे इनकी किस तरीके से सोच समझ के उन्होंने चाल चल के इंडिया को अपने हाथ में ले लिया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कुछ ऐसी फैक्ट टाइप वाली वीडियो के लिए तो एक बार कमेंट करना, तो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि जानना भी ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से मतलब नहीं है कि हाँ ये लड़ाई हुई इस वजह से, उस लड़ाई के पीछे कितनी वजह थी इनकी, कितना पेशेंस था ब्रिटिश का, तब जाके ये ऐसा तो नहीं कि इनको एंड पता था कि हमें राजी करना है। ये नौटंकी कर रहे थे धीरे धीरे कि हाँ एक कंपनी खोल लेने तो, धीरे से कर लेने तो, वो करने तो, फिर बाद में हटाते चले गए इंडियन रूलर्स को और खुद राज करने लगे। तो इस चीज़ को थोड़ा हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। अब जो पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ था, अब मैसूर में हुआ था किससे, ब्रिटिश वर्सेस मैसूर के उस टाइम पर किससे हुआ था, 1767 से 69 के बीच किसके बीच हुआ था, तो ये हो गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदर अली, ठीक है। हैदर अली के बीच हुआ था, उसके बाद फिर टीपू सुल्तान से भी लड़ाई हुई थी। तो पहला एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल लेड द ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। अब जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था तो उस टाइम पर ब्रिटिश जनरल कौन था, मतलब ब्रिटिश की तरफ से कौन था जो इस वार को अंजाम दिया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बाद यही आया था वैरेन हेस्टिंग। अब चलो यहाँ पर और एक चीज हो जाता है, वैरेन हेस्टिंग को ही गवर्नर जनरल ऑफ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कह सकते हो, ठीक है, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हो, ठीक है, बना दिया गया था। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं 43rd वाला क्वेश्चन कि विच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। अब जो पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ था किस ट्रीटी के बाद खत्म हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ जो मद्रास थी, उसके बाद पहला एंग्लो मैसूर वार खत्म हो गया था। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो 1790 से 92 वाज फॉट बिटवीन किसके बीच हुआ था। देखो थर्ड वाला किसके बीच हुआ था यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस,
ठीक है, इनके बीच हुआ था। हैदर अली वैरेन हेस्टिंग का पहला वाला चल रहा था, थर्ड वाला किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए, ठीक है, सेरिंगापट्टनम वॉज साइंड टू एंड द थर्ड। किस साल में सेरिंगापट्टनम की जो ट्रीटी थी वो साइन करी गई थी, ठीक है, तो किस साल में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन हुई थी, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1792 में। ट्रीटी तो देखो सब एक जगह लिख लेना भैया। विच ब्रिटिश कमांडर वॉन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799, ठीक है, कौन ब्रिटिश कमांडर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जीत गया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेल्सले। उसके बाद अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि विच मराठा रूलर अपोज सब्सिडरी अलायंस एंड स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब किसने सब्सिडरी अलायंस को मानने से मना कर दिया था, ठीक है, और ब्रिटिश से लड़ने लगा था, तो बाजीराव द्वितीय। कौन, बाजीराव द्वितीय। अब देखो ये चीज हुआ क्या, सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या रहता है कि ब्रिटिश की थोड़ी बहुत ये हो गई थी। इसमें 3-4 पॉइंट था, हम बताते हुए चल देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत नाम सुनते हैं। देखो राइटिंग के लिए थोड़ा बहुत माफ कर देना। पहला ये पॉइंट था इनका कि जो भी आर्मी होगी किसी भी साम्राज्य की, उसमें ब्रिटिश की भी आर्मी होगी, ठीक है, उसका खान पान सैलरी वगैरह सब कुछ ये देखेंगे। अगर ये सैलरी वगैरह कुछ नहीं देखें तो इनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट के तौर पर क्या होगा कि इनसे इनकी लैंड या पेनाल्टी के तौर पर इनका कोई ना कोई एरिया ले लिया जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा। मतलब मेरी फौज रखो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको सैलरी भी दो। उसके बाद और क्या बात थी कि कोर्ट में इनका एक कौन होगा, कोर्ट में एक कोई ब्रिटिश ऑफिशियल इनका रहेगा। मतलब एक तरीके से समझ लो जासूसी के लिए इनकी साजिश थी कि हमारा एक वो रहेगा, क्या चाल चलन चल रहा है भैया, क्या साम्राज्य में चल रहा है, वो सब वो ब्रिटिश को जाके खबर देगा, ठीक है। तीसरी बात देखो क्या थी यहाँ पर, तीसरी बात ये हो गई थी कि जो भी यहाँ पर कोई भी राय मशवरा होगा, ठीक है, बाहर की कोई भी कंपनी ट्रेड अगर करने आएगी तो मना कर देंगे, चाहे उस टाइम पे मुगल का रूल हो, नवाब हो, चाहे जो हो, ठीक है। सिर्फ इससे ब्रिटिश से ही ट्रेड होगा इंडिया का, बाकी चाहे फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, कोई भी आए, किसी से भी ट्रेड नहीं करेंगे ये। चौथी बात क्या थी कि अगर इनके इंटरनल कोई मैटर होंगे, ठीक है, स्टेट मैटर होंगे, मतलब किसी दूसरे राजा से ही कोई भी राय मशवरा होगा या कोई भी चीज़ का लेन देन होना होगा, तो उसके लिए कंसल्ट करेंगे, किससे, ब्रिटिश से कंसल्ट करेंगे। मतलब एक तरीके से कि हर चीज़ में इनको ब्रिटिश को घुसाना पड़ेगा। ये थी क्या, सब्सिडरी अलायंस। तो जाहिर की बात है कोई भी राजा होगा इसका विद्रोही करेगा। तो बाजीराव कौन थे, द्वितीय थे, जिन्होंने इसका अपोज किया था। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि ड्यूरिंग विच एंग्लो सिख वॉर डिड द डलहौजी एनेक्स पंजाब। अब किस एंग्लो सिख वॉर में जो लॉर्ड डलहौजी था उसने पंजाब को एनेक्स किया था। लॉर्ड डलहौजी कौन सी पॉलिसी लाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी राजा उसका सगा बेटा नहीं हुआ, ठीक है, और तो वो अपने गोद लिए बेटों को नहीं राजा बना सकता, या फिर अपने चाचा बाबा के बेटों को राजा नहीं बना सकता, वो सीधा अंपायर या पूरा साम्राज्य ब्रिटिश को चला जाएगा अगर आपकी सगी औलाद नहीं है तो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर 20 सेकंड हो जाएगा। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पंजाब को एनेक्स किया था, ठीक है। अब देखो 49 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1796 में, ठीक है। अब ये रैयतवाड़ी प्रणाली कौन लाया था, रैयतवाड़ी सिस्टम जो लाया था वो किसने इसको लाया था। तो देखो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुन्रो और अलेक्जेंडर रीड ने 1796 में रैयतवाड़ी सिस्टम लाए। अब देखो इस सिस्टम में था क्या, बेसिकली ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ये ब्रिटिश और किसके बीच था, अंग्रेजों और कल्टीवेटर्स के बीच, जिनको हम रैयत्स बोलते थे, ठीक है, कल्टीवेटर्स के बीच था, ठीक है, मतलब जो भी खेती बाड़ी करते थे, फार्मर थे, फसल उगाते थे अपनी लैंड पर। तो देखो दिक्कत क्या थी यहाँ पर, इस पॉलिसी के हिसाब से ये था कि जितना भी सालाना जो भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ रेवेन्यू या टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। अब प्रॉफिट हुआ तब तो चलो ठीक है, किसान लोग दे देते थे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी आपको उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, हर साल सालाना आपको देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है, उससे ब्रिटिश का कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये सिस्टम थोड़ा गलत सिस्टम था, जैसा भी था। इसकी वजह से क्या होता था, फार्मर्स को अपनी लैंड देनी पड़ जाती थी पेनाल्टी के तौर पर, तो ये चीज़ बहुत गलत होती थी उनके साथ, ठीक है, फाइन लग जाता था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ जाता था, तो ये सब चीज़ें एक तरीके से नाइंसाफ़ी होती। तो ये सिस्टम बहुत बेकार और बहुत ही गंदा सिस्टम था। बहरहाल चलो अब आगे देखते हैं। 1822 में भी एक सिस्टम आया था, महलवारी सिस्टम, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम किस किसके बीच था, तो हमने बता दिया भी वो महलवारी सिस्टम किस किसके बीच था। तो लाए तो ये लॉर्ड बेंटिंक थे, ठीक है, बेंटिंक नाम याद रखना, लॉर्ड बेंटिंक। लेकिन ये किसके बीच था, ये विलेजर्स और गवर्नमेंट के बीच था, ठीक है, विलेजर्स और गवर्नमेंट के बीच था। और वो वाला किसके बीच था, ठीक है, ब्रिटिशर्स और कल्टीवेटर्स के बीच था। तो ये बस इतना याद रखना, और बाकी इसमें कुछ डिटेलिंग में उतना नहीं आता है।
अब देखो पूछ भी लिया, महलवारी सिस्टम इन 1822 वाज डिवाइस्ड बाय लॉर्ड बेंटिंग बिटवीन होम, तो अभी हमने बताया विलेजर्स और गवर्नमेंट, तो ये हो गया आपका 50वां क्वेश्चन। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया से, चाहे आपका बीपीएससी का हो, ठीक है, या फिर आपका सीटेट का हो, या अदर किसी भी स्टेट का या अदर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो जहां पर भी हिस्ट्री का पोर्शन आएगा, टीजीटी पीजीटी सब कुछ आपको इस टॉपिक से इतना सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी और प्रैक्टिस पर एमसीक्यूज वगैरह करो, क्योंकि कब कैसा ट्रेंड कर जाए वो एग्जामिनर को ही पता रहता है, किसी को नहीं पता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी को भी इसमें हमने कवर किया है, प्लस जो अब तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, लगभग हर एग्जाम्स में, उन सब को यहाँ पर हमने कवर किया। और इसी टाइप से अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, वो भी सीरियल ऑर्डर में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप खुद देख लो, बहुत से लोग ना कमेंट कर रहे हैं ना लाइक करते, तो एटलीस्ट कम से कम पूरा वीडियो तो देख लो। ये वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। प्लस जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हो सकता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से। ये पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो मतलब पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई बढ़िया करते रहो, बाय बाय।